नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने नए YouTube चैनल आरबीएससी जूनियर क्लासेस के अंदर। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। क्लास 9th के जो मैथमेटिक्स के अर्धवार्षिक में आने वाले सिलेबस के सारे के महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप इस छोटे से वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपको गणित में बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है, क्योंकि आज के वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं जो अपन गणित अर्धवार्षिक जो सिलेबस आपका कक्षा 9 का राजस्थान बोर्ड का कक्षा 9 का जो अर्धवार्षिक का सिलेबस है उस प्रश्नावलियों के सभी सूत्रों के बारे में बात करेंगे। तो एक एक प्रश्नावली को देखेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। आप वीडियो में पूरा लगातार बने रहें। अगर आप एंड तक वीडियो देखेंगे तो निश्चित तौर पे आपको अर्धवार्षिक का जो गणित का पेपर होने वाला है उसमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है और आपके नंबर भी बहुत ज्यादा अच्छे आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली प्रश्नावली से। हमारी पहली प्रश्नावली है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हमें किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी संख्या पद्धति के अंदर सबसे पहले हमें जो ध्यान रखना है वो रखना है हमें यहां पर परिमेय संख्या के बारे में। फिलहाल हमें ये याद रखना है परिमेय संख्या। आप अच्छी तरह याद रखें परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं और जहां q बराबर क्या नहीं हो, जीरो नहीं हो। जैसे हमने लिखा 1 तो ये परिमेय संख्या उसके बटे में 1 लिख सकते हैं। मैंने लिखा 3 इसके बटे में 1 लिख सकते हैं। मैंने लिखा 7 बटे 2 ये सारी परिमेय संख्या है। जैसे मैंने लिखा 0 ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि इसके बटे में 1 लिख सकते हैं। लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है, जैसे 2 बटे 0 तो ये परिमेय संख्या क्या नहीं है क्योंकि इसके बटे में क्या गया 0। अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। ऐसी संख्या जिसको p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते और जहां q बराबर क्या नहीं हो, 0 नहीं हो। जैसे हम पाई का मान लेते हैं, पाई एक अपरिमेय संख्या है। जैसे हम अंडरूट का जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, ऐसी सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे हमने संख्या ले लिया, जैसे हमने यहां पर संख्या ले लिया अंडरूट 3 हो गया, या फिर कोई ऐसी संख्या चल रही है 0.01001.0001 इस तरह से कोई संख्या चलती जा रही है, तो वो भी क्या है जिसमें संख्या दशमलव के बाद में रिपीट नहीं हो, अंक कुछ अंकों के बाद रिपीट नहीं हो, वो सारी संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या। चलिए बात करते हैं वास्तविक संख्या। तो ये जो परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला देते हैं, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलकर क्या बनाती है, वास्तविक संख्या। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या सारी मिलकर क्या बनाती है, वो कहलाती है वास्तविक संख्याएं। देखो हमने महत्वपूर्ण बात देख ली। इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज अपने को देखनी है, वो क्या है, वो हमारी है दशमलव प्रसार। देखो दशमलव प्रसार, हमने दशमलव प्रसार दो तरह के देखे थे। दशमलव प्रसार हमारे दो तरह के हैं, एक तो है शांत आवर्ती का और एक होता है अशांत। ठीक है, अशांत में देखो अशांत किसे कहते हैं, शांत का मतलब जो भाग दशमलव के बाद में समाप्त हो जाता है। कोई भी भाग है ऐसी परिमेय संख्या जो दशमलव के बाद में क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, वो क्या है, शांत है। अशांत जो दशमलव के बाद में समाप्त नहीं होते, बार बार संख्या आती रहती है। जैसे हम 10 में 3 का भाग देते हैं तो ये संख्या क्या आ जाएगी, 3.3333 इस तरह से चलती जाएगी। तो ये क्या है, अशांत प्रकृति का। ठीक है, अशांत में है अनावर्ती का एक और होता है, उसका मतलब होता है वो संख्या जो बार बार रिपीट नहीं हो, ऐसी संख्या। चलिए हम चलते हैं दूसरी प्रश्नावली की तरफ। हमारी दूसरी जो प्रश्नावली है उसके अंदर महत्वपूर्ण सूत्र है बहुत ही ज्यादा। सबसे पहली बात, किसी बहुपद के शून्यंकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। कोई भी बहुपद है उसके शून्यंकों की संख्या जितनी उसकी अधिकतम घात है। जैसे मैंने लिखा x² प्लस 2x प्लस 7, इसके शून्यंकों की संख्या। तो यहां पर देख लो अधिकतम घात कितनी है, 2, तो इसके शून्यंक भी कितने होंगे, इसके शून्यंकों की संख्या कितनी होगी, शून्यंकों की संख्या 2। जहां पर भी देख लो उस पद के अंदर अधिकतम घात कितनी है, मैंने लिखा x⁴ प्लस 3x प्लस 2। यहां पर आपसे पूछे शून्यंकों की संख्या, तो यहां कितनी हो जाएगी, इसकी घात कितनी है, 4, तो इसके शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। यानी बहुपद की अधिकतम घात ही उसके शून्यंकों की संख्या के बराबर होती है। चलिए बात करते हैं, हमारे पास एक सूत्र है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये हम भाग करते हैं तब हमें पता होता है। देखो इसको कैसे समझेंगे, हमारे पास जो संख्या भाग के अंदर होती है वो कहलाती है भाज्य, जिसका हम भाग देते हैं वो होती है भाजक, जो हमारी भाग देने पर संख्या आती है वो कहलाती है भागफल, और जो हमारे भाग के बाद जो संख्या बच जाती है अंत में वो हमारी कहलाती है
शेषफल। क्या कहलाती है? शेषफल। इसके बाद में कुछ सर्व समीकरण है, वो आपको अच्छी तरह याद रखनी है। सर्व समीकरण हमारी क्या है? सर्व समीकरण क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पहली सर्व समीकरण। दूसरी में देखो यहां पीछे माइनस लगा देंगे तो सिर्फ यहां माइनस, ये वाला माइनस चेंज करना है, यहां प्लस ही रहेगा, ध्यान रखना। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वहीं बात करें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो यहां तो होल स्क्वायर था, यहां पर a पर बी स्क्वायर है, b पर बी स्क्वायर, तब हम एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखते हैं, यानी a प्लस बी a माइनस बी। चलिए हम चलते हैं अपने चौथे सूत्र की तरफ। चौथा क्या है? x प्लस ए एक्स प्लस बी। तो क्या बनता है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी के साथ x और ए बी की गुणा कर देते हैं। अगला सूत्र है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। यहां तो a प्लस बी का होल स्क्वायर था, यहां a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तीन संख्या उसका होल स्क्वायर है, तो क्या आएगा? a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगला सूत्र है हमारा a प्लस बी का होल क्यूब। यहां स्क्वायर था, यहां क्यूब कर दिया, तो a क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। वही बात करते हैं आगे सूत्र की a माइनस, यहां माइनस आ जाएगा, तो ये जहां जहां प्लस दिख रहे हैं वहां सब जगह माइनस लगा दो, यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस ab आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर। चलिए a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ये क्या होता है? ए बी सी, a प्लस बी प्लस सी और एक्स स्क्वायर सॉरी a का स्क्वायर, इसको थोड़ा सा आप सही कर लें, इसके साथ में माइनस में ये हो रहेगा, ध्यान रखना, माइनस 3abc। इसके साथ में आप देख लेंगे माइनस में 3abc और आएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी, पहले ब्रैकेट में, दूसरे में आ जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये हमारे हैं दूसरी प्रश्नावली के महत्वपूर्ण सूत्र। चलिए तीसरी प्रश्नावली की तरफ चलते हैं। तीसरी प्रश्नावली के क्या है? ग्राफ से संबंधित है आपके। इस तरह का एक ग्राफ होता है जिसको कहते हैं चतुर्थांश। क्या कहते हैं इसको? चतुर्थांश। आपने संख्या रेखा के बारे में पढ़ा था। संख्या रेखा सिर्फ ये होती है जिसमें बीच में जीरो और फिर इधर माइनस में संख्या, इधर प्लस में। लेकिन ये अगर इधर ऊर्ध्वाधर और दोनों तरफ बना दे तो ये क्या कहलाती है? ये कहलाता है चतुर्थांश। देखो इसको चार भाग बन गए, जैसे इस बोर्ड के हिस्से कर देना तो ये चार हिस्सों में बंट गया। ये होता है प्रथम चतुर्थांश। ध्यान रखना, इसको क्रम से याद रखना है। ये प्रथम चतुर्थांश, ये हमारा होता है द्वितीय चतुर्थांश, ये हमारा होता है तृतीय चतुर्थांश और ये हमारा होता है चतुर्थ चतुर्थांश यानी चौथा चतुर्थांश। चार चतुर्थांश होते हैं हमारे। यहां पर हम लिखते हैं x, यहां पर x डैश, जिधर भी x डैश आएगा उधर संख्या माइनस में चलेगी। यहां होता है y और यहां y डैश। आपको ये निश्चित याद रखना है। इसी तरह का ग्राफ, इसके x की संख्या यहाँ 1 2 3, ये सारे मान x के हैं, 1 2 3, इधर -1 -2 -3। ये जो मान है ये y के हैं, 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3। ये जो बीच में आपको बिंदु दिख रहा है ना, ये होता है मूल बिंदु। इसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। ठीक है। अब इसके अंदर आप देखेंगे यहां पर जो हम कोई भी बिंदु लेते हैं उसको निर्देशांक कैसे लिखते हैं? देखो हमारे निर्देशांक लिखने का तरीका होता है, निर्देशांक हम ऐसे लिखते हैं, पहला मान x का, दूसरा मान y का, हमेशा ऐसा लिखा जाता है। पहला मान x का होता है, दूसरा मान y का होता है। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, x के मान को क्या कहते हैं? x के मान को कहते हैं भुज, और y के मान को क्या कहते हैं? y के मान को कहते हैं कोटि। यानी आपको कोई निर्देशांक दे जैसे 2 और 3, इसके अंदर भुज का मान बताओ तो आप बता देंगे 2 है, कोटि का मान बताओ 3 है। हमेशा पहला मान x का होगा, ये मान x का है, चाहे आपको बताए नहीं बताया होगा फिर भी आपको समझना है कि पहला मान x का, दूसरा मान y का होगा। ये चतुर्थांश है। इस चतुर्थांश में x का मान भी प्लस होता है, y का मान भी प्लस होता है। इसके अंदर x का मान माइनस होता है लेकिन y का मान प्लस होता है। इसके अंदर दोनों ही माइनस में होते हैं और इसके अंदर x प्लस में होता है और y माइनस में होता है। अब इससे क्या समझ में आएगा? अगर आपसे पूछ ले 2 - 3 कौन से चतुर्थांश में है, 2 - 3 कौन से चतुर्थांश में? देखो पहला इस 2 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये प्लस का और ये माइनस, प्लस माइनस को इसमें है, प्लस माइनस ये रहा, तो ये चौथे चतुर्थांश में होगा। कौन से में? हम इसको इस तरह से चौथे चतुर्थांश में लिख सकते हैं। आपसे पूछे 2 3, माइनस का 2 और 3 कौन से चतुर्थांश में होगा? देखो माइनस का ये है, दूसरा प्लस का है, यानी माइनस प्लस दूसरे में, तो ये कौन से चतुर्थांश में है? द्वितीय चतुर्थांश में। तो ये हमें बहुत काम आने वाला है और साथ में ये जरूर ध्यान रखें, x के मान को भुज कहते हैं और y के मान को कोटि कहते हैं। चलिए हम चलते हैं अगले अपनी
चौथी प्रश्नावली की तरफ। चौथी प्रश्नावली में कोई खास नहीं है, आपको सूत्र तो कोई याद नहीं रखना है, बस दो चरों वाली रैखिक समीकरण को लिखते कैसे हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी, यानी हमारी इस तरह से समीकरण होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये हमारी है दो चरों वाली रैखिक समीकरण। चर कौन कौन से हैं यहाँ पे, दो चर कौन से हैं, एक x है और एक y है, ये दो चर हैं। यहाँ ए बी सी की जगह हमारे मान होंगे, ये अचर हैं, ए बी और ये सी, ये हमारे क्या हैं, अचर हैं, ये हमारे अचर हैं। अब इस दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। हम क्या करते हैं, इस समीकरण के अंदर चाहे तो अपनी तरफ से x का मान रख लो, x का मान रखेंगे तो y का मान हमें प्राप्त होता जाएगा। x का मान लो 1 रखा, इसका मान 5 आ गया, इसका 2 रखा, इसका 7 आ गया, इसका 3 रखा तो इस तरह से 9, तो इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं। तो अपरिमित रूप से आप जितने मान चाहे निकाल सकते हो। एक मान आप अपनी तरफ से रखोगे, चाहे तो x का रख लो चाहे y का रख लो, एक मान अपनी तरफ से रखेंगे तो दूसरा मान अपने आप प्राप्त होता रहेगा। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के दो चर, चार नहीं है, ये चर लिखा हुआ है, ध्यान रखना यहाँ पे थोड़ा सा। दो चर वाले रैखिक समीकरण के क्या हैं, अपरिमित रूप से क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। चलिए अगली प्रश्नावली की तरफ चलते हैं। इसके अंदर बहुत चीजें समझने वाली है। छठी प्रश्नावली, अपनी छठी प्रश्नावली, रेखा एवं कोण। रेखा एवं कोण, रेखा किसे कहते हैं, जो हमने सीधी रेखा, ये देखो इस तरह से खींच दी, ये भी हमारी एक रेखा है, ठीक है, तो इस तरह से हमने रेखा खींची। लेकिन हमें सरल रेखा किसे कहते हैं, जो बिल्कुल सीधी रेखा हो। सरल रेखा किसे कहते हैं, जो बिल्कुल सीधी हो, चाहे ऐसे खींच दो, ऐसे खींच दो, ऐसे, मतलब किस तरह से भी खींच दो, लेकिन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, इस तरह से टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। समांतर रेखाएं कौन सी होती है, दो रेखाएं जो आपस में कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करें, दो रेखाएं जो आपस में कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करें, इनके बीच की दूरी इधर कितने भी आगे बढ़ा दो, ये आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेगी। चाहे इसको ऐसे खींच दो, ऐसे खींच दो, ये आपस में प्रतिच्छेद नहीं करने वाली, ये होती है समांतर रेखा। प्रतिच्छेद रेखा कौन सी होती है, जो एक दूसरे को क्रॉस कर दे, चाहे ऐसे करे, चाहे ऐसे करे, चाहे ऐसे करे, ये देखो एक दूसरे को काटेगी, ये कौन सी रेखा है, ये प्रतिच्छेद रेखा है। यहां पर हम इस तरह की लाइन खींच देना, ये भी प्रतिच्छेद है, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या कर देगी, एक दूसरे को क्रॉस कर देगी, ये प्रतिच्छेद रेखा होती है। चलिए बात कर लेते हैं हम कोण के बारे में। किसके बारे में, कोणों के बारे में बात करते हैं। न्यून कोण किसे कहते हैं, न्यून कोण 90 डिग्री से छोटे कोण को, 90 डिग्री से जो छोटा कोण होता है, ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो, चाहे वो 81 हो, 80 हो, 50 हो, 30 हो, 20 हो, 8 हो, 9 हो, ये सारे क्या हैं, न्यून कोण कहलाते हैं। समकोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री के कोण को, समकोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। जो मान 90 डिग्री, इसका मान जो होता है वो 0 से लगाकर और 90 डिग्री तक होता है। इसको कोण को अपन थीटा लिख लेते हैं, इसको थीटा बोलते हैं, ठीक है। ये 90, 0 से 90 तक के जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, न्यून कोण। ये क्या होता है, समकोण, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। अधिक कोण, अधिक कोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा। ऐसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो, उसे हम क्या कहेंगे, उससे हम अधिक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, अधिक कोण। जैसे मान लो 91 डिग्री हो गया, 120 हो गया, 150 हो गया, 170 हो गया, ये सारे, यानी 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, 90 से लगा के 180 के बीच में आने वाले जितने भी कोण हैं वो सारे अधिक कोण कहलाते हैं। रिजु कोण किसे कहते हैं, रिजु कोण या इसका एक और नाम है, इसको सरल कोण भी कहते हैं। किसे कहते हैं, 180 डिग्री के, जो पूरा 180 डिग्री उसको सरल कोण कहेंगे। 180 से छोटा है वो अधिक कोण, पूरा 90 डिग्री का है वो न्यून कोण। अब देखो प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं, प्रतिवर्ती कहते हैं 180 डिग्री से बड़ा तथा लेकिन किससे, 360 डिग्री से छोटा। ऐसा कोण जो 180 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो, वो कोण कौन सा कहलाता है, वो कहलाता है प्रतिवर्ती कोण। कौन सा कहलाता है, प्रतिवर्ती कोण। तो न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा, समकोण 90 डिग्री का कोण, एक अधिक कोण 90 से बड़ा 180 से छोटा, रिजु कोण 180 और प्रतिवर्ती कोण 180 से बड़ा 360 से छोटा। तो ये तो हमने बात की कोणों के बारे में। अब इसके बाद में बात करते हैं पूरक कोण और संपूरक कोण। दो कोण
ऐसे कोण जिनका योग करने पर 90 डिग्री आता है वो पूरक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पूरक कोण। जैसे मान लो एक कोण हमारा 30 डिग्री का है, दूसरा 60 डिग्री का है, दोनों को जोड़ो कितना हो गया? 90। तो ये पूरक कोण है। ये क्या है? पूरक कोण। यानी दो कोण जिनको जोड़ने पर 90 डिग्री आता है वो पूरक कोण होते हैं। संपूरक कौन से होते हैं? जिनको जोड़ने पर 180 डिग्री है। दो कोणों को जोड़ने पर 180। जैसे मान लो मैंने लिया एक 150 और एक 30 डिग्री, यानी इसमें अगर दोनों कोणों को जोड़े कितना होना चाहिए मान? 180। वो संपूरक कोण कहलाते हैं। इसके बाद है रेखिक युग्म कोण। रेखिक युग्म कोण किसे कहते हैं? एक सरल रेखा पर बनने वाले रेखिक युग्म कोण कहलाते हैं। एक सरल रेखा पर मान लो एक रेखा है, इसके ऊपर ये कोण बन गया, तो एक कोण तो ये हो गया, इसको हम कह देते हैं कोण ए, और दूसरा कोण ये हो गया बी। तो इन दोनों कोणों को क्या कहेंगे? रेखिक कोण। दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा, और इनका योग कितना होता है? कोण ए प्लस कोण बी का ये होता है 180 डिग्री। देखो जिसका योग 180 डिग्री होता है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं तब भी 180 डिग्री होगा। एक रेखा पर एक तरफ जितने भी कोण बन रहे हैं वो क्या है? देखो एक रेखा ये है, ये सीधी रेखा है हमारी, इसके ऊपर हमने ये रेखा खींची, तो ये पूरा एक सरल रेखा पर बनने वाले दो कोण है। ठीक है, चलो शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? शीर्षाभिमुख देखो जब क्रॉस की आकृति बनती है तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ये कोण इसके, ये मान लो ए लिख दिया, ये बी लिख दिया, ये सी और ये डी। तो कोण ए बराबर होता है कोण सी और कोण बी बराबर होता है कोण डी। ये दोनों क्या है? ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। क्रॉस की आकृति जब भी बनती है तो आमने सामने के कोण क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, और ये क्या होते हैं? बराबर। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, उन्हें शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। चलिए दूसरी बात आते हैं, दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटे। दो समांतर रेखाएं इसको एक तिरछी रेखा काटे तो इसके अंदर जो कोण बनते हैं एकांतर कोण। देखो एकांतर कोण कौन से होते हैं? जैसे ये वाला कोण हमने लिया तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा। हम यहां पर नाम दे देते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा 3 और 5 क्या हो गया? बराबर है। कोण 3 बराबर कोण 5। कोण 3 बराबर कोण 5। ये एकांतर कोण है। और दूसरा देखो, ये हमने दूसरे कलर से लेके आपको समझाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर देखो ये वाला कोण 6 नंबर, 6 नंबर किसके बराबर होगा? 4 नंबर के, यानी कोण 6 बराबर कोण 4। ये तो क्या है? ये है, इसको कहेंगे अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण। चलिए और बात करते हैं। देखो एकांतर कोण और भी बन रहे हैं। यहाँ पे मैं दूसरा कलर लेता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो ये 7 नंबर वाला कोण है ना, ये 7 नंबर वाला, ये इस 1 नंबर के बराबर होगा, यानी कोण 1 बराबर कोण 7 या 7 बराबर 1। और दूसरा हमने यहां पर लिया है, वो हमने इस तरह से लिया है कोण, देखो 2 नंबर किसके बराबर होगा? 8 नंबर के, यानी कोण 2 बराबर कोण 8। ये क्या है? ये बाह्य एकांतर कोण। ये क्या कहलाते हैं? बाह्य एकांतर कोण। अब इधर अपन देखेंगे संगत कोण। यहां पर हम देखने वाले हैं संगत कोण। संगत कोण कौन सा? देखो संगत कोण में दोबारा से क्या लिख रहा हूं? 3 नंबर और 7 नंबर कोण बराबर होगा। कोण 3 बराबर कोण 7, ये संगत कोण है। कोण 4 बराबर कोण 8, कोण 4 बराबर कोण 8। इसी तरह कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 1 बराबर कोण 5। और लास्ट हम लिख सकते हैं, एक और जो बच गया है वो है कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 2 बराबर कोण 6। ये हमारे क्या है? ये संगत कोण कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? संगत कोण। आपको सवाल करने में बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है इनसे। तो संगत कोण और एकांतर कोण आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए हम चलते हैं अपने छठी प्रश्नावली के ही एक और आगे की बात करने के लिए, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे त्रिभुज है, इसका ये कोण, ये कोण और ये कोण, मान लो इसको कोण ए कह दिया, इसको बी कह दिया और इसको सी कह दिया, तो हम कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी को जोड़ें तो इनका योग 180 डिग्री होता है। हमेशा त्रिभुज के अंदर, हमेशा त्रिभुज के अंदर ऐसा होता है। पहली बात हमारी ये है। दूसरी है त्रिभुज के बहिष्कोण सम्मुख दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। जैसे मैंने क्या किया, इस लाइन को और आगे बढ़ा दिया, बिल्कुल सीधा आगे, तो ये इसका बाह्य कोण कहलाएगा, बहिष्कोण। ये इसका क्या कहलाएगा? बाह्य कोण। इसको मैंने नाम दे दिया डी।
इसको नाम दे दिए तो डी। तो ये जो कोण डी है ना वो अंदर वाले दोनों सामने वाले कोणों के बराबर होगा। ये ध्यान देंगे जरा, ये जो डी है ना ये डी, ये इसके और इसके दोनों के योग के बराबर होगा, दोनों के योग के बराबर होगा। यानी डी बराबर क्या होगा, कोण ए प्लस कोण सी के बी के बराबर, कोण ए और सी के बराबर। अगर आप मान लो इसको बढ़ाते तो ये वाला कोण किसके बराबर होता, बाहर वाला ई, ई के सामने देखो क्या है सी और बी, यानी ई बराबर किसके होता, सी प्लस बी, बाह्य कोण। और अगर मान लो इसको आगे बढ़ाते तो ये वाला कोण किसके बराबर हो जाता है, इसको मान लो एफ कहते हैं, तो एफ बराबर किसके हो जाता है, देखो अंदर क्या है ए और सी के, यानी एक बाह्य कोण अंदर वाले सामने दो वाले कोणों के बराबर होता है, अंदर वाले दो कोणों के, एक बाहर वाला कोण सामने वाले दो अंदर वाले कोणों के बराबर होता है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए अपने अगली प्रश्नावली की तरफ चलते हैं। अपनी अंतिम प्रश्नावली है जो अर्धवार्षिक की तरफ बात आके सिलेबस में आ सकती है, वो है रचनाएं, 11वीं प्रश्नावली, यानी चित्र बनाना है, कोई ज्यादा खास नहीं है इसके अंदर। सबसे पहला है कोण समद्विभाजक। कोण का समद्विभाजक कैसे करते हैं, जैसे मान लो अपन उदाहरण के लिए हम एक चित्र लेते हैं, ध्यान से समझिएगा प्रकार से। ये एक कोण बना हुआ है, इसका आपको समद्विभाजन करना है। समद्विभाजन का मतलब दो बराबर भागों में बांटना है इसको, कोण के दो बराबर टुकड़े करने हैं। जैसे मान लो ये है अभी 40 डिग्री का, इसके दो बराबर बराबर टुकड़े करने हैं। ये हो गया हमारा बी, ये हमने कह दिया ए और ये सी, ठीक है। कोण एबीसी 40 डिग्री का है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर प्रकार रखेंगे और प्रकार को ऐसे घुमा देंगे। हमने क्या किया, प्रकार को बी बिंदु पर रखा, अब प्रकार को हम रखेंगे यहां पे और इस तरह से काट देंगे, और फिर प्रकार को रखेंगे इस पॉइंट पर ऐसे काट देंगे, फिर यहां से जाते हुए एक लाइन खींचेंगे, ये इसके कोण के दो बराबर भाग हो गए। ये जो हमने लाइन खींची है ना इसके बीच में, मैं अलग कलर से खींच देता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये इसके 20 डिग्री का है और ये भी 20 डिग्री का है, तो दोनों आधे आधे हो गए। तो कोण समद्विभाजक ऐसे करते हैं। दूसरा है रेखाखंड का लंब समद्विभाजक। एक रेखा है सीधी, उसको दो भागों में बांटना है। एक रेखा है ये ए बी, इसको दो बराबर भागों में बांटना है। तब कैसे काटेंगे, ए पर प्रकार को रखेंगे, इससे आधे से ज्यादा, इस लाइन से आधे से ज्यादा प्रकार खोल के एक चाप ऊपर काटना है एक नीचे। इसी तरह बी पर रखेंगे और चाप काटेंगे इस तरह से, और फिर इन दोनों को जाते हुए यहां से लाइन से इस तरह से मिला देंगे। तो जहां पर ये मिलेगा, इसने क्या किया, इस रेखा को, अगर मान लो ये रेखा 12 सेंटीमीटर थी टोटल, कितनी 12, तो इसके टुकड़े हो गए 6 के, और ये क्या है, ये वाली लाइन इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। इसके इसलिए इसको क्या कहते हैं, लंब समद्विभाजक। यानी समद्विभाजक का मतलब होता है समान दो भाग, सम का मतलब होता है समान, द्वि का मतलब दो, और भाजक का मतलब भाग। कोण के भी हो सकते हैं, भुजा के भी हो सकते हैं। तो भुजा के दो भाग किए हैं, तो यहां पर इसके साथ में भुजा के साथ ये 90 डिग्री का कोण भी बनाता है, इसलिए इसको लंब समद्विभाजक कहते हैं। लंब का मतलब क्या होता है, उसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाना। और हम प्रकार से कोण बनाना सीखते हैं, 30 का, 60 का, 120 का, इस तरह के प्रकार के कोण अपन बना सकते हैं। आपको प्रकार से कोण बनाने आने चाहिए। तो ये था आपका क्लास 9th का जो अर्धवार्षिक के सिलेबस के अनुसार आने वाले जो आपके प्रश्नावलियां हैं उनके महत्वपूर्ण जो तथ्य, बिंदु थे और सूत्र थे उनके बारे में। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और निश्चित तौर पे आप इन सूत्रों को अच्छी तरह तैयार कर लेंगे तो आपको गणित में बहुत हेल्प होने वाली है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर दूसरों को भी शेयर करके नहीं बताया तो दूसरों को शेयर करके बताएं, ताकि दूसरे भी इस वीडियो को अच्छे से यूज कर पाएं और अपने नंबर को वो भी इंक्रीज कर पाएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।